हेलो एवरीवन, वेलकम टू टेक्समूथ। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि अगर इनकम टैक्स की रिटर्न फाइल करने के बाद आपको भी डिफेक्टिव का नोटिस आ गया है तो उसके अगेंस्ट आपको किस तरीके से रिप्लाई फाइल करना है, कैसे आपको अपनी रिटर्न फिर से अपलोड करनी है, क्योंकि डिफेक्टिव का मतलब है जो आपने ओरिजिनल रिटर्न फाइल करी है वो डिपार्टमेंट के लिए डिफेक्टिव है। अब आपको फाइल करनी होगी अपनी फ्रेश रिटर्न। अगर आपने अपनी फ्रेश रिटर्न को फाइल नहीं किया तो ये माना जाएगा कि आपने इनकम टैक्स की रिटर्न को फाइल ही नहीं किया था। तो इसीलिए अगर आपके पास भी रिटर्न फाइल करने के बाद डिफेक्टिव का नोटिस आया है तो ये आपके लिए मैंडेटरी है कि आप उसका रिप्लाई जरूर फाइल करें, अपनी इनकम टैक्स की रिटर्न को दोबारा से अपलोड करें इनकम टैक्स के पोर्टल पे। इनकम टैक्स की रिटर्न को दोबारा अपलोड करना, जो इनकम टैक्स के पोर्टल पे हम दोबारा से अपलोड करेंगे अंडर सेक्शन 139(9) डिफेक्टिव नोटिस के अगेंस्ट, वो ओरिजिनल रिटर्न वाला मेथड उसमें नहीं लगता है। वो ऑल टुगेदर डिफरेंट चीज है कि कैसे आपको अपना रिप्लाई फाइल करना है। वो चीज आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे कि आपको डिफेक्टिव नोटिस जब आए तो उसके अगेंस्ट इनकम टैक्स की रिटर्न को कहाँ अपलोड करना है, कैसे अपलोड करना है, कैसे आपको उस रिटर्न को ड्राफ्ट करना है। ये सारे क्वेश्चंस के आंसर आज आपको इस वीडियो में मिलने वाले हैं। तो वीडियो के एंड तक बने रहिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अभी। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे पहले एक ब्रीफ डिस्कस कर लेते हैं कि डिफेक्टिव नोटिस आपको आता क्यों है। आजकल हो क्या रहा है कि हमने आज इनकम टैक्स की रिटर्न अपलोड करी और कल 24 घंटे के अंदर अंदर डिफेक्टिव का नोटिस आ रहा है। जिनकी भी रिटर्न में प्रॉब्लम्स हैं वो प्रॉब्लम्स किस तरीके की हो सकती है, सबसे पहले ये डिस्कस कर लेते हैं। देखिए, प्रॉब्लम्स आपकी जो बेसिक प्रॉब्लम्स होती हैं, अगर आपने वो करी है अपनी इनकम टैक्स की रिटर्न फाइलिंग में तो उस केस में डिफेक्टिव का ऑर्डर आ रहा है सामने से। जैसे कि आपने आईटीआर का फॉर्म गलत सिलेक्ट कर लिया, या फिर आपके एआईएस टीआईएस में कुछ इन्फॉर्मेशन आ रही थी, आपने उसको अपनी रिटर्न फाइल करते समय वहां पे इग्नोर कर दिया, वहां पर आपने उसको नहीं दिखाया। या फिर आपने टीडीएस का अमाउंट गलत क्लेम कर लिया, आपके 26 ईयर्स में कुछ और टीडीएस आ रहा है। या फिर आपने टीडीएस का अमाउंट तो क्लेम कर लिया, उसके अगेंस्ट जो इनकम थी आप वो दिखाना भूल गए। या फिर आपने अपनी इनकम टैक्स की रिटर्न में जो अपना नाम मेंशन किया है वो आपके पेन से मैच नहीं करता। या फिर कोई पीजीबीपी की इनकम थी, आपने वो गलत हेड में दिखा दी। तो जो हमारी इस तरीके की मिस्टेक्स होती हैं जो आपकी होनी नहीं चाहिए थी, मतलब कॉमन चीजें हैं, ये आपको पता होनी चाहिए, और फिर भी आपने गलती से अपनी इनकम टैक्स की रिटर्न में ये मिस्टेक्स अगर कर दी तो आपकी जब रिटर्न फाइल होती है तो उसमें क्या होता है, इनकम टैक्स की रिटर्न जो है ऑटो प्रोसेस होती है। डिपार्टमेंट का इस तरीके का सिस्टम है कि आपकी रिटर्न जो है ऑटो प्रोसेस होती है। उसमें कुछ मैथमेटिक्स हैं जो ऑटो प्रोसेस में इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने ऑटो फीड किए हुए हैं। तो अगर आपकी इनकम टैक्स की रिटर्न उन पैरामीटर्स को कंप्लीट नहीं करती है तो आपको फेस करना पड़ता है डिफेक्टिव नोटिस। डिफेक्टिव नोटिस में जैसे कि उसमें ऑटो फीड होता है कि आपका जो सामने से टीडीएस आ रहा है, एसएससी ने सही टीडीएस क्लेम किया है और उसके अगेंस्ट जो इनकम है वो भी सही दिखाई है। या फिर एएस में जो इन्फॉर्मेशन है वो एसएससी ने सही दिखाई है। आपकी जो सामने से इन्फॉर्मेशन रिफ्लेक्ट हो रही है उसके अकॉर्डिंग आपकी आईटीआर 2 बनती थी, लेकिन अगर एसएससी ने गलती से आईटीआर 1 फाइल कर दी, उसमें से कोई भी इनकम मिस करके दिखा दी, तो उस केस में भी आपको डिफेक्टिव नोटिस का जो है डिफेक्टिव नोटिस आपको रिसीव हो सकता है। तो ये छोटी छोटी मिस्टेक्स हैं, अगर हम रिटर्न फाइलिंग में गलती से कर देते हैं तो हमें डिफेक्टिव नोटिस फेस करना पड़ सकता है। यहाँ पे मैंने कुछ एरर्स भी मेंशन किए हैं। क्रेडिट ऑफ टीडीएस हैज बीन क्लेम बट कॉरेस्पॉन्डिंग रिसीव्ड इनकम हैज बीन ओमिटेड टू बी ऑफर। आपने टीडीएस तो क्लेम कर लिया लेकिन इनकम नहीं शो करी। ग्रॉस रिसीप्ट शोन इन 26 years on which credit of TDS has been claimed at a higher than the total amount of receipt shower than और श्योर अंडर द ऑल हेड्स ऑफ इनकम। ये कह रहे हैं आपने जो टीडीएस सामने से आ रहा था उससे ज्यादा आपने टीडीएस क्लेम कर लिया। या फिर जीटीआई में गलती से आपने 0 डाल दिया, नील डाल दिया। ये जो जीटीआई वाली मिस्टेक है, ये हम जब लास्ट डेट पे अपनी इनकम टैक्स की रिटर्न को फाइल करते हैं तो उस टाइम पे सर्वर पे बहुत ज्यादा प्रेशर होता है डिपार्टमेंट के। तो जब हम रिटर्न फाइल कर रहे होते हैं, हमने अपनी तरफ से सही बनाई होती है, बट जब सामने अपलोड होती है तो हमारी जीटीआई जो है नील हो जाती है, 0 हो जाती है। तो उस केस में भी हमारे पास डिफेक्टिव का नोटिस आ जाता है। तो इसीलिए आपको सबसे पहले तो ये चीज ध्यान रखनी है कि आपका जो इनकम टैक्स का लॉगिन है उसमें जो ईमेल आईडी है वो आपकी होनी चाहिए, फोन नंबर आपका होना चाहिए। मोस्ट ऑफ द केसेस में ये होता है जिससे अपनी इनकम टैक्स की रिटर्न को फाइल कराते हैं, जो पर्सनल डिटेल्स होती हैं वो उस पर्सन की होती है। तो इस तरीके का जब नोटिस आता है तो आपको बिल्कुल भी पता नहीं लगेगा कि आपको इस तरीके का कोई नोटिस इशू हुआ है। और इसके रिप्लाई का भी एक टाइम पीरियड होता है। आपको जस्ट 15 डेज का टाइम दिया जाता है कि आपको 15 डेज के अंदर अंदर इसका रिप्लाई फाइल करना है। अगर आप 15 डेज में इसका रिप्लाई फाइल नहीं करते तो आपकी रिटर्न जो है इनवैलिड मान ली जाती है। ये माना जाएगा कि आपने कभी इनकम टैक्स की रिटर्न को फाइल ही नहीं किया था। तो इसलिए डिफेक्टिव
नोटिस का रिप्लाई करना और उसको टाइमली पता कर लेना कि हाँ आपके पास ऐसा कोई नोटिस आया है, ये बहुत जरूरी है। उसके लिए ये जरूरी है कि आपकी जो ईमेल आईडी है वो आपकी ईमेल आईडी ही अपडेट होनी चाहिए इनकम टैक्स के पोर्टल पे, ताकि कोई भी डिपार्टमेंट की तरफ से कम्युनिकेशंस आए वो आपको टाइमली बेसिस पर मिल पाए और आप टाइमली बेसिस पर एक्शन भी ले पाए। अब देख लेते हैं कि किस तरीके का डिफेक्टिव नोटिस आपको इशू होता है। ये एक मेरे पास डिफेक्टिव नोटिस का एग्जांपल है। आपकी मेल पर जो है इस तरीके की एक मेल आएगी, इसमें कोई अटैचमेंट्स नहीं होती, मेल पर ही ये कंटेंट आपको लिखा हुआ आएगा कि आपकी जो रिटर्न है वो डिफेक्टिव है। डेट ऑफ फाइलिंग रिटर्न यहाँ पे मेंशन होगी, डेट ऑफ कम्युनिकेशन रिटर्न यहाँ पे मेंशन होगी और उस रिटर्न में क्या प्रॉब्लम है वो भी इस मेल पर जो है आपको मेंशन किया जाएगा। मेरे केस में देखिए डिपार्टमेंट की तरफ से क्या प्रॉब्लम आई है। द ग्रॉस रिसीप्ट शॉन इन फॉर्म 26AS आर हायर देन द टोटल ऑफ रिसीप्ट शोन अंडर ऑल हेड्स ऑफ इनकम। ये कह रहे हैं 26 के अकॉर्डिंग तो आपकी इनकम ज्यादा है, बट आपने जो शो करी है वो कम है। On which credit for TDS has been claimed in the return of income. Thus, while credit for TDS is being claimed in the return of income, the corresponding receipts are not fully disclosed in the respective income schedule. ये कह रहे हैं कि जितनी आपको इनकम डिस्क्लोज करनी चाहिए थी, आपने TDS तो क्लेम कर लिया, उतनी आपने इनकम डिस्क्लोज नहीं करी, तो इसीलिए आपको जो है दोबारा रिटर्न में रेक्टिफिकेशन करना है और दोबारा से उस रिटर्न को जो है अपलोड करना है। प्रोबेबल रेजोल्यूशन भी इन्होंने दिया है। द डिफेक्ट में बी करेक्टेड बाय फाइलिंग अ करेक्टेड रिटर्न एंड डिस्क्लोजिंग द कंप्लीट रिसीप्ट एज पर द फॉर्म 26AS. Alternatively, the claim of TDS may be made corresponding to the extent of income receipt disclosed in the income. ये कह रहे हैं कि आप accurate income disclose कर दो अपनी रिटर्न में और रिटर्न को फाइल कर दीजिए। Also note that the defect is not corrected within the time allowed. Return will be processed एंड द क्रेडिट फॉर TDS विल बी अलाउड प्रोपोर्शनेटली। ये कह रहे हैं कि अगर आपने इस रिटर्न के ऊपर टाइमली एक्शन नहीं लिया तो जितनी आपने इनकम दिखाई है उससे रिलेटेड जो आपका TDS है ना, हम उतना ही आपको अलाउ करेंगे प्रोपोर्शनेट बेसिस पर, और बाकी आपको डिसअलाउ करके आपकी रिटर्न को जो है प्रोसेस कर दिया जाएगा। तो अब डेट ऑफ कम्युनिकेशन यहाँ पे मैंने कॉन्फिडेंशियल को मेंटेन करते हुए यहाँ से हटाई हुई है डेट ऑफ कम्युनिकेशन, और उसका आपको रिप्लाई कब तक फाइल करना है यहाँ पर ये भी दिया हुआ है 17 सितंबर जैसे रिप्लाई का डेट है, तो ये भी मैंने आधी डेट यहाँ से हटाई हुई है। तो यूजुअली अगर आप काउंट करेंगे तो आपको 15 डेज का टाइम ही मिलता है इसका रिप्लाई फाइल करने के लिए। रिप्लाई आपको कैसे फाइल करना है वो स्टेप्स भी इन्होंने दिए हुए हैं, इनको अभी हम प्रैक्टिकली देखेंगे कि कैसे आप रिप्लाई फाइल करेंगे। तो इस तरीके का आपको कोई नोटिस अगर रिसीव हो तो अब आपको देखना है कि आपको रिप्लाई कैसे फाइल करना है। रिप्लाई फाइल करने के लिए सबसे पहले आपको लॉगिन कर लेना है अपना। ये आपने कर लिया इनकम टैक्स पे लॉगिन करने के बाद जब आप पेंडिंग एक्शंस में जाएंगे तो यहाँ पे आएगा आपके पास ऑप्शन ई प्रोसीडिंग्स का, आपको उस पर क्लिक करना है। ई प्रोसीडिंग्स पे जब आप क्लिक करेंगे तो जो नोटिस आपको इश्यू हुआ है वो यहाँ पे देखिए मेंशन है। डिफेक्टिव नोटिस आपको मिला है, कब मिला है, उसका एक्नॉलेजमेंट नंबर, कौन से असेसमेंट ईयर से रिलेटेड है, ये सब चीजें यहाँ पे मेंशन है। अब यहाँ पे आपको व्यू नोटिस में जाना है। व्यू नोटिस में जब आप गए तो आपके पास दो ऑप्शन है, सबमिट रिस्पॉन्स एंड नोटिस लेटर PDF। आजकल क्या है, जो नोटिस लेटर PDF अगर आप डाउनलोड करना चाहें तो ये डाउनलोड नहीं कर सकते आप, इसके अंदर आप जा सकते हैं देख सकते हैं, बट डाउनलोड इसको नहीं कर सकते। और जब आप रिस्पॉन्स फाइल करेंगे तो आपको जाना है सबमिट रिस्पॉन्स पे। जब मैंने नोटिस और लेटर पे क्लिक किया तो ये इन्फॉर्मेशन मेरी यहाँ पे आती है कि प्लीज फाइंड द अटैच नोटेड 139 पैन नंबर दिस, प्लीज कोड द पैन इन ऑल द फ्यूचर कॉरेस्पॉन्डिंग्स। और ये जो है यहाँ पे नोट की लाइन है, आपका जो है कहाँ से मेल आई है, क्या मेल का सब्जेक्ट है, नोटिस का क्या कम्युनिकेशन नंबर है और किस डेट पे आया, ये सब चीजें यहाँ पे मेंशन है। आपको जस्ट ये एक बार देख लेना है। बैक हुए अगर आप तो यहाँ पर आपने सबमिट रिस्पॉन्स पे जाना है। ये देखिए यहाँ से आपको करना है सबमिट रिस्पॉन्स। अब यहाँ पर इन्होंने फिर से एरर दिया है कि आपकी रिटर्न में किस तरीके का एरर है। जो आपकी मेल पर मेंशन एरर होगा वो सेम चीज यहाँ पे मेंशन होती है। तो यहाँ पर हमें एरर दिया हुआ है, एक बार आप फिर से अपना एरर चेक कर सकते हैं कि मेरा किस तरीके का एरर है। जैसे इसमें इस लॉगिन में जो मैंने अभी ओपन किया है यहाँ पे दूसरी तरीके का एरर है। यहाँ पे क्या था, द ग्रॉस इनकम रिसीव्ड ऑन विच टैक्स हैज बीन डिडक्टेड आर टू बी एंटर्ड इन द शेड्यूल अंडर द रिस्पेक्टिव head of the income as they are accessible in the year in which credit of TDS is being claimed। ठीक है, ये कह रहे हैं कि आपका जिस ईयर से रिलेटेड TDS डिडक्ट हुआ था वो कह रहे हैं कि आपने रिस्पेक्टिव हेड ऑफ इनकम में उसको नहीं डाला, गलत डाला है, जिसकी वजह से आपका इनकम टैक्स का जो क्रेडिट है वो गलत कैलकुलेट होके आ रहा है। तो इसका सॉल्यूशन भी इन्होंने दिया है। एज पर द फॉर्म 26A इज नॉट ऑफर्ड इन द ईयर इन विच TDS क्रेडिट इज क्लेम, कि आपने जो रिसिप्ट उसमें डाली है वो 26 से मैच नहीं कर रही है, तो आपको एक्यूरेट अपनी इनकम वहां पे डालनी है और दोबारा से अपनी इनकम टैक्स की रिटर्न को अपडेट करना है। अब आपको एरर तो पता लग गया, ये भी पता लग गया कि अब आपको उसको किस तरीके से ठीक करना है। अब आप उसको
करेंगे कैसे वो हम देख लेते हैं। तो देखिए, जब आप डिफेक्टिव रिटर्न को दोबारा से बनाने जाते हैं तो आपको यहाँ से जो है उसका जो आपने ऑलरेडी फॉर्म अपलोड कर रखा है उसको डाउनलोड करनी होती है। जो जेएसएन फाइल है आप यहाँ से डाउनलोड करेंगे, उस जेएसएन फाइल को जो आपका गवर्नमेंट की यूटिलिटी है उसमें इंपोर्ट करना है, फिर उसमें आपको चेंजेस करने हैं और फिर उसको जो है दोबारा से अपलोड करना है। अब यहाँ पर ये जो प्रॉब्लम आती है, सबको जो प्रॉब्लम फेस होती है कि ये जो ऑप्शन है ये क्लिकेबल नहीं है, मैं डाउनलोड नहीं कर पा रही हूँ यहाँ से। जबकि यहाँ पर भी इन्होंने दिया है द डिफेक्ट इन द रिटर्न कैन बी करेक्टेड ओनली बाय यूजिंग द डाउनलोडेड प्रीफिल्ड रिटर्न यूटिलिटी। जो यहाँ पर यूटिलिटी अवेलेबल है आप उसी को ही डाउनलोड करके इस डिफेक्ट को दूर कर सकते हैं। तो इसको एक्टिव बनाने के लिए, क्लिकेबल बनाने के लिए आपको करना क्या है, डू यू एग्री विद द डिफेक्ट, एग्री, ठीक है। सिलेक्ट मोड ऑफ रिस्पॉन्स, ऑफलाइन यूटिलिटी आप अपलोड करके रिटर्न को जो है करेक्ट करेंगे, ठीक है। जैसे ही आपने ऑफलाइन यूटिलिटी पे करेक्ट क्लिक किया, ये देखिए ये फाइल आपकी अवेलेबल हो गई। तो यहाँ से सबसे पहले आपको अपनी जेएसएन फाइल जो है डाउनलोड कर देनी है। तो यहाँ पे मैंने जब डाउनलोड पे क्लिक किया तो मेरी जेएसएन फाइल जो है डाउनलोड हो चुकी है, ठीक है। अब यहाँ पे जो आपकी जेएसएन फाइल डाउनलोड हुई है उस जेएसएन फाइल को आपको इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की जो यूटिलिटी है उसको डाउनलोड करना है, उसके अंदर इंपोर्ट करना है और जो आपने मिस्टेक करी थी फर्स्ट टाइम रिटर्न फाइलिंग में उस मिस्टेक को जो है कंप्लीट कर देना है, उस मिस्टेक को दूर करना है, दोबारा से जेएसएन जो है अपनी जनरेट करनी है। ये इस तरीके की आपकी जो है गवर्नमेंट यूटिलिटी होती है, ठीक है। अगर आपने अभी ऑनलाइन रिटर्न फाइल करी थी, आपको यूटिलिटी का नहीं पता कि कहाँ से डाउनलोड होनी है वो, तो उसके लिए आपको दोबारा ई पोर्टल की वेबसाइट पे जाना है। लॉगिन नहीं करना, लॉगिन करने से पहले ही वहां पे ऑप्शन होता है, मैं आपको बता देती हूँ। आप जब ई पोर्टल की वेबसाइट पे जाएंगे ना तो इसके होम पेज पे जब आप विजिट करेंगे तो डाउनलोड्स के ऑप्शन में यहाँ पे इनकम टैक्स रिटर्न की 24-25 की हम यूटिलिटी की बात कर रहे हैं, यहाँ से आप यूटिलिटी डाउनलोड कर सकते हैं ऑफलाइन के केस में, ठीक है। तो मेरी ये यूटिलिटी डाउनलोडेड है। यहाँ पे आप कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे, कंटिन्यू पे क्लिक करने के बाद फाइल रिटर्न, यहाँ पे थर्ड ऑप्शन है, यहाँ पे आप जो आपकी बनी बनाई यूटिलिटी है उसको अपलोड कर सकते हैं। यहाँ से मैंने क्लिक किया, अटैच करी अपनी फाइल जो मैंने अभी डाउनलोड करी थी एंड देन प्रोसीड। जब आप प्रोसीड करेंगे तो जितना डाटा आपने डाला था अपनी रिटर्न में वो सारा डाटा यहाँ पे आपको ऑटोफिल आ जाएगा। फिर जस्ट आपको चेंजेस करने हैं कि कहाँ पर आपको एरर डिपार्टमेंट ने बताया है कि आपने मिस्टेक कर दी है, आपको उस एरर को कंप्लीट करके दोबारा से अपनी जेएसएन को जो है डाउनलोड करना होता है। उससे पहले एक चीज आपको चेंज इसमें करना होता है, वो होता है कि आपको पर्सनल इंफॉर्मेशन में जाकर अपनी जो रिटर्न है, रिटर्न का सेक्शन चेंज करना है और नोटिस का नंबर डालना है। ये देखिए, जब आपने रिटर्न अपनी फाइल करी थी तो आपने करी थी 139(1) में, आपने ओरिजिनल रिटर्न अपनी फाइल करी थी। लेकिन अब जो आप अपनी रिटर्न अपलोड करने जा रहे हैं वो कर रहे हैं 139(9), यानी कि डिफेक्टिव नोटिस के अगेंस्ट आप रिस्पॉन्स फाइल करने जा रहे हैं। तो अब आप ये वाला ऑप्शन नहीं, ये वाला ऑप्शन क्लिक करेंगे। ये ऑप्शन क्लिक करने के बाद ये 4 सेक्शन आपको दिए हुए हैं, उसमें से आपको 139(9) पे क्लिक करना है। फिर उसके बाद यहाँ पर आपको ओरिजिनल रिटर्न का एक्नॉलेजमेंट नंबर डालना है, वो आपको वहीं से ही मिल जाएगा जहां आपने लॉगिन किया था। ये हमारा लॉगिन है, ये देखिए रिटर्न एक्नॉलेजमेंट नंबर यहाँ पे मेंशन है, यहाँ से आपको कॉपी कर लेना है, इसके अंदर आप डाल देंगे। फिर उसके बाद कब आपने रिटर्न ओरिजिनली फाइल करी थी वो आप देख लेंगे। मैंने जो रिटर्न ओरिजिनली फाइल करी थी वो करी थी 18 जुलाई को ही और सेम डेट पे मेरा जो है नोटिस हो गया आ गया था। अगर यहाँ पर ये रिटर्न डेट नहीं है उसके लिए आप एक्नॉलेजमेंट को डाउनलोड करके वहां से देख सकते हैं। तो मैंने सेम डेट यहाँ पे सिलेक्ट कर ली 18 जुलाई। अब आपको डालना है यहाँ पर डिन नंबर, जो आपको नोटिस आया है उसका आइडेंटिफिकेशन नंबर। उस आइडेंटिफिकेशन नंबर को आपको किस तरीके से डालना होता है वो भी एक ट्रिक है इसमें। ये देखिए, ये आपका है आइडेंटिफिकेशन नंबर, लेकिन आपको इसको डालना कैसे, आपको इसको एज इट इज नहीं डालना है, ये इसमें कुछ गाइडलाइन है, इसको आपको फॉलो करना है। इसमें लिखा हुआ है इन द प्लेस meant for entering DIN in the utility, please input the last 23 character of DIN, 23 कैरेक्टर फ्रॉम द राइट, यानी कि यहाँ राइट से आपको 23 कैरेक्टर जो है अपने कैलकुलेट करके उतने ही उसमें डालने हैं, ठीक है। इफ एनी नेसेसरी मॉडिफिकेशन हैज बीन मेड टू द चेक पॉइंट एट अपलोड लेवल टू एंश्योर दैट देयर इज नो इनकन्वीनियंस लेटर वंस दिस इनपुट इज प्रोवाइडेड। अगर आपने ये कैरेक्टर सही से नहीं डाले तो आपको जो है जो यूटिलिटी है वो अपलोड करने में प्रॉब्लम आएगी, बार बार एरर देगा कि आपकी यूटिलिटी में कुछ मिस्टेक है। तो DIN डालते वक्त आपको ध्यान रखना है कि आपको लास्ट के 23 कैरेक्टर डालने हैं और जो बीच में ये स्पेशल कैरेक्टर है आपका हाइफेन का, ये आपको हटा देना है, जो स्लैश का है ना ये हटा देना है, क्योंकि इसमें से लिखा हुआ है आफ्टर ओमिटिंग स्पेशल कैरेक्टर इफ एनी। तो हमारे में स्पेशल कैरेक्टर ये लाइंस है, ये लाइंस हटाकर आपको इसमें
डालनी है। तो यहाँ से हमने ये एक बार पूरा कॉपी कर लिया, इसको यहाँ डाला। अब आपको बीच के स्पेशल कैरेक्टर हटा देने हैं और अब आप काउंट कर लीजिए कि 23 होते हैं नहीं होते, 2 2 4 तो देखिए मेरे ये ई और एफ हटा दूंगी तो मेरे 23 कैरेक्टर कंप्लीट हो जाएंगे। तो इतना ही मेरे को यहाँ पे नंबर डालना है, ठीक है। फिर डेट ऑफ नोटिस भी हमारा 18 तारीख ही है, जिस दिन हमने रिटर्न अपलोड करी थी उसी दिन हमें डिफेक्टिव का नोटिस आ गया था। अगर आपको डिफेक्टिव का नोटिस आए तो आप ये नोट करना चीज कि 24 आवर्स के अंदर अंदर डिफेक्टिव का नोटिस आ गया है सबको, जिनको भी आना था। डिफेक्टिव का नोटिस आने में कोई भी डिले नहीं हो रही है क्योंकि ऑटो जनरेटेड सिस्टम है। अगर रिटर्न में कोई भी प्राइमरी मिस्टेक है तो उसी वक्त सिस्टम पकड़ लेता है और आपको नोटिस इशू कर देता है। तो 24 आवर्स के अंदर अंदर सबको नोटिस रिसीव हो रहे हैं डिफेक्टिव के, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने ये डिटेल डाल दी। तो डिफेक्टिव का रिप्लाई फाइल करने में ये चीज इंपॉर्टेंट है कि आपको जब अपनी जेएसएन इंपोर्ट करनी है तो वहां पर सेक्शन जरूर चेंज करना है, रिसिप्ट नंबर और अपना जो डॉक्यूमेंट नंबर है वो आपको यहाँ पे जरूर डालना है विद डेट्स, ठीक है। फिर उसके बाद अपने वही चेंजेस कर सकते हैं आप जो आप करना चाहते हैं अपनी इनकम टैक्स की रिटर्न में, कि आपने ग्रॉस टोटल इनकम में कोई मिस्टेक करी है तो ये जस्ट लाइक जैसे आप ओरिजिनल रिटर्न बनाते हैं ना वैसे ही आपको ड्राफ्ट करनी है। बस चेंज जो था वो मैंने आपको बता दिया, ठीक है। अब मान लीजिए आपकी जेएसएन कंप्लीट हो गई है। अब उस जेएसएन को यहाँ से आप आईटीआर को सिलेक्ट करेंगे कि कौन सा आईटीआर फॉर्म है आपका, ठीक है। हमारा आईटीआर 1 है। यहाँ से आपको उस जेएसएन को अटैच करना है। डेस्कटॉप मेरी डाउनलोडिंग्स में है तो यहाँ से मैं उस जेएसएन को अटैच करूंगी, ठीक है। फिर उसके बाद यहाँ पे टिक करके उसको सबमिट कर देना है। जब आप सबमिट करेंगे तो वेरिफिकेशन वगैरह का कोई आपको पॉपअप नहीं आने वाला। डिफेक्टिव रिटर्न के केस में आपको ई वेरीफाई नहीं करनी है रिटर्न दोबारा से, जस्ट आपको यहाँ से सबमिट कर देना है। जब आप यहाँ से सबमिट कर देंगे तो ये रिटर्न आपको यहाँ कहीं भी नजर नहीं आएगी। जब आप पेंडिंग एक्शंस में जाएंगे ना ई प्रोसीडिंग्स में आपको ऐसा ही ऑप्शन नजर आएगा जैसा कि अभी नजर आ रहा है, क्योंकि ये कुछ टाइम बाद हटता है, ये अभी नहीं हटेगा, ये कुछ टाइम बाद हटता है। तो यहाँ पर आपको एज इट इज नजर आएगा। आपको ऐसा लगेगा कि यार मेरा तो रिस्पॉन्स अभी सबमिट नहीं हुआ है। लेकिन अगर आप चेक करना चाहते हैं कि आपका रिस्पॉन्स सबमिट हुआ है या नहीं हुआ है तो उसके लिए ई फाइल में जाना है आपको, ठीक है। दोबारा से इनकम टैक्स रिटर्न में जाना है, फाइल इनकम टैक्स रिटर्न में जाना है, सॉरी ई फाइल में इनकम टैक्स रिटर्न, व्यू फाइल रिटर्न्स में आपको जाना है। तो यहाँ पे देखिए जहां पे आपकी रिटर्न्स होती है ना कि आपने फाइल कर दी है नहीं कर दी है, तो यहाँ पर यह है आपकी ओरिजिनल रिटर्न। यहाँ पर लिखा हुआ है कि आईटीआर फाइल्ड इज डिफेक्टिव, ठीक है। क्योंकि मैंने अभी यूटिलिटी अपलोड नहीं करी है तो इसी के ही ओरिजिनल के नीचे ही ना आपको सेम टैब नजर आएगा, सेम असेसमेंट ईयर का, वहां पे आएगा डिफेक्टिव रिटर्न रिप्लाई हैज बीन फाइल्ड। तो इस तरीके से आपको आपने जो भी रिप्लाई फाइल करा है ना उसकी आपको विंडो यहाँ पे नजर आ जाएगी, जहां से आप देख सकते हैं कि हाँ आपका जो रिप्लाई है वो फाइल हो चुका है। जो आपका रिप्लाई फाइल होता है उसकी कोई एक्नॉलेजमेंट जनरेट नहीं होती है, बस हाँ उसका आप आईटीआर फॉर्म डाउनलोड कर सकते हैं। पूरा फॉर्म आपको मिल जाता है जो आप डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से आप अपना डिफेक्टिव का रिप्लाई फाइल कर सकते हैं अगर आपके पास भी डिफेक्टिव का नोटिस आया है तो। आई होप मैंने वीडियो में ईच एंड एवरीथिंग कवर करी है। आपको किसी भी तरीके की कोई प्रॉब्लम फेस नहीं होनी चाहिए अपना रिप्लाई फाइल करने में। अगर फिर भी आपको कोई इशू फेस होता है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं, आपकी क्वेरीज के आंसर दिए जाएंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक और चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक्स अ लॉट।